नेक्स्ट है हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। ये हमें गिवन है सेक्शन नंबर 59 टू 61 के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं कि एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट होता क्या है और ये टॉपिक क्यों बनाया गया है। तो इस बात को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल आपके सामने है, ये देखो दो पार्टीज हैं ए और बी। ए ने कई सारे अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट के लोन लिए बी से। ए हैज टेकन सेवरल लोन्स फ्रॉम बी। 1 जनवरी 2020 को 15,000 का लोन लिया, 5 फरवरी 2020 को 12,000 का लोन लिया, 15 मार्च को 30,000 का लोन लिया, 25 मार्च को दोबारा 6,783 का लोन लिया और 4 अप्रैल को 8,000 का लोन लिया। तो ये 5 अलग अलग डेट पर 5 अलग अलग अमाउंट के लोन लिए ए ने बी से। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे देखते हैं। अब 15 अप्रैल 2020 को क्या हुआ, ए ने बी को 12,000 रुपए वापिस कर दिए। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये जो बी है ये इस 12,000 रुपए की पेमेंट को कौन सी डेट की अमाउंट के साथ एडजस्ट करेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल के ऊपर हमारा ये टॉपिक बना है। हमारे इस टॉपिक का नाम है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट। जब डेटर क्रेडिटर को पैसा पे करता है तो उस टाइम पर क्रेडिटर ये सोचता है कि मैं इस अमाउंट को कौन से लोन अमाउंट के साथ एडजस्ट करूं। यही सवाल के जवाब के लिए हमारा ये एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का टॉपिक बना है। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। समटाइम्स अ डेटर ओज सेवरल डेट्स टू द सेम क्रेडिटर। एक डेटर ने कई सारे सेवरल डेट्स लिए टू द सेम क्रेडिटर, सेम क्रेडिटर से। हमने एग्जांपल देख लिया। एंड मेक्स द पेमेंट। और फिर बाद में जो है डेटर क्रेडिटर के पास पैसा देने आता है। कितना पैसा देने आता है? विच इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज ऑल द डेट। इतना पैसा वापस करने आता है कि जिससे सारा का सारा डेट डिस्चार्ज नहीं हो सकता। यहाँ पर जो पेमेंट करी जा रही है डेटर की तरफ से क्रेडिटर को, वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि डेटर का सारा लोन खत्म हो जाए। हमने एग्जांपल में देखा था ए ने बी से बहुत सारा लोन लिया हुआ है, लेकिन जब पैसा लौटाने की बात आ रही है तो ए बी को कितना पैसा देने आ रहा है? 12,000 रुपए। क्या वो सफिशिएंट है? क्या 12,000 रुपए ए के सारे लोन को खत्म कर देगा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर डेटर की तरफ से पार्ट पेमेंट करी जा रही है, थोड़ा पैसा दिया जा रहा है क्रेडिटर को। तो इस केस में यहाँ पर बी इस 12,000 रुपए को कौन सी डेट के लोन अमाउंट के साथ एडजस्ट करेगा, यही बात हमें बताइए सेक्शन नंबर 59 टू 61 में। इन सच केसेस द पेमेंट इज एप्रोप्रिएटेड। एप्रोप्रिएटेड का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड अगेंस्ट द डेट एज पर सेक्शन 59 टू 61 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सेक्शन है, सेक्शन 59, 60 और 61। तो 3 सेक्शन है और तीनों सेक्शन में अलग अलग केस बताए गए। पहला केस है हमारा इफ द डेटर इंडिकेट्स, सेक्शन नंबर 59। यहाँ पर डेटर ने ही बता दिया, डेटर ने इंडिकेट कर दिया कि इस पेमेंट को कौन से अमाउंट के साथ एडजस्ट करा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। हमारे उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। ए ने बी को जब 12,000 रुपीज पे करे तो ए ने उसी टाइम बता दिया कि इस पेमेंट को एडजस्ट करना अगेंस्ट अ लोन अमाउंट ऑन 1 जनवरी 2020। तो 1 तारीख को जो लोन लिया था उसी लोन के साथ इस अमाउंट को एडजस्ट करना, ये बात क्लियरली बता दी डेटर ने। डेटर ने पेमेंट करते समय एक्सप्रेस इंटीमेशन दे दिया क्रेडिटर को, एक्सप्रेसली बता दिया। ऊपर देखो यहाँ पर डेटर 2 तरीके से बताएगा। पहला तरीका, डेटर एक्सप्रेस इंटीमेशन देगा, क्रेडिटर को एक्सप्रेसली बता दिया ये वाली लोन अमाउंट के साथ इस पेमेंट को एडजस्ट कर लेना। तो उस केस में क्रेडिटर वैसा ही करेगा जैसा डेटर ने बोला है। दूसरा तरीका, सेकंड केस देखो, अगर ऐसा हो 24/4/2020 को ए बी को 6,783 का अमाउंट पे करे और इसके बाद कुछ ना बोले, यानी यहाँ पर डेटर ने क्रेडिटर को नहीं बताया कि कौन से अमाउंट के साथ इस पेमेंट को एडजस्ट करना है, लेकिन यहाँ पर डेटर ने जिस अमाउंट की पेमेंट दी है उससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि डेटर इसको कौन से लोन अमाउंट के साथ एडजस्ट करना चाहता है। ऊपर देखो सभी लोन अमाउंट में से ये अमाउंट वैसे ही ऑड थी, ऊपर से एग्जैक्ट जितनी अमाउंट थी उतना ही पेमेंट डेटर क्रेडिटर को देकर गया। तो उस केस में साफ साफ क्लियरली समझ में आ रहा है कि डेटर की इंटेंशन है कि वो इस अमाउंट को 25 तारीख वाले लोन के साथ एडजस्ट करना चाहता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है एक्सप्रेसली नहीं तो इंप्लाइंगली सर्कमस्टांसेस इस बात को क्लियर कर दे रहे हैं कि कौन से लोन अमाउंट के साथ पेमेंट एडजस्ट होगी। तो सेक्शन 59 ने 2 तरीके बताए जिससे क्रेडिटर को पता चलेगा कि कौन से अमाउंट के साथ डेटर की पेमेंट को एडजस्ट करना है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। वेयर अ डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स टू वन पर्सन। यहाँ पर एक डेटर है जिसने अलग अलग बहुत सारे डेट्स लिए हैं, किससे? सेम पर्सन से। क्रेडिटर तो सेम है, एक ही पर्सन से बहुत सारा उधार लिया है अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट का। तो अब यहाँ पर डेटर जो है पेमेंट कर रहा है, डेटर मेक्स अ पेमेंट टू हिम। और पेमेंट करते समय 2 ऑप्शन है, पहला एक्सप्रेस इंटीमेशन दे दे, दूसरा सर्कमस्टांसेस ही क्लियर कर दे। तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो जब डेटर क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा है तो इस पेमेंट को उसी पर्टिकुलर डेट में अप्लाई करा जाएगा जिस पर्टिकुलर डेट के बारे में या तो एक्सप्रेस इंटीमेशन आएगी या फिर सर्कमस्टांसेस बताएंगे। तो क्लियर होगा सेक्शन नंबर 59। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 60।
सेक्शन 60 कहता है कि डेटर ने कुछ नहीं बताया। 59 में क्या था, डेटर ने बता दिया था कि कौन से लोन अमाउंट के साथ एडजस्ट करना है, जबकि सेक्शन 60 कहता है कि डेटर ने कुछ नहीं बताया, आप बताओ क्रेडिटर क्या करेगा, कौन से लोन अमाउंट के साथ एडजस्ट करेगा। इफ द डेट इज टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, जो डेट डिस्चार्ज करा जा रहा है उसके बारे में डेटर ने कोई इंडिकेशन नहीं दी। वेयर द डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट एंड देयर इज नो अदर सर्कमस्टांसेस, कोई सर्कमस्टांसेस भी नहीं बन रहे जो इंडिकेट करें टू विच डेट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड, तो उस केस में क्या होगा, क्रेडिटर में अप्लाई एट हिज डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर क्रेडिटर की अपनी डिस्क्रिप्शन होगी, अपनी मर्जी होगी क्रेडिटर की कि वो जिस मर्जी चाहे उस लोन अमाउंट के साथ इस पेमेंट को एडजस्ट कर ले। लेकिन कौन सा लोन अमाउंट के साथ एडजस्ट करना है, जो लोन अमाउंट लॉफुल हो, कोई अनलॉफुल डेट के साथ एडजस्टमेंट नहीं करी जाएगी। डेट जो है लॉफुल होना चाहिए और एक्चुअली ड्यू होना चाहिए। जो लोन अमाउंट अभी तक ड्यू नहीं हुआ उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। एग्जांपल देखते हैं इसका। ए ऑब्टेन 2 लोन्स ऑफ ₹20,000 एंड ₹10,000। ए ने बी से 2 लोन लिए, एक 20,000 का, एक 10,000 का। लोन ऑफ ₹20,000 इज गारंटेड बाय सी, जो 20,000 का लोन है उसकी गारंटी दी है सी ने। सी ने बी को बोला है कि अगर ए इस 20,000 को नहीं दे पाया तो इस 20,000 को मैं दे दूंगा, तो ये थोड़ा बहुत सिक्योर्ड लोन है, जबकि जो 10,000 का लोन है वो पूरी तरीके से अनसिक्योर्ड है। अब आगे क्या बोला है, ए सेंड ₹6,000 बट डज नॉट इंटीमेट एज टू हाउ इट इज टू बी अप्रोप्रिएट टुवर्ड्स द लोन। तो यहाँ पर ए ने बी को 6,000 रुपए भेजे, लेकिन ये नहीं बताया कि इस 6,000 रुपए को कौन से लोन अमाउंट के साथ एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर डेटर ने कुछ भी इंडिकेट नहीं करा पेमेंट करते समय, तो यहाँ पर लगेगा हमारा सेक्शन नंबर 60, जहां पर डेटर पेमेंट तो करता है लेकिन कुछ भी इंडिकेट नहीं करता। तो उस केस में क्रेडिटर की अपनी मर्जी होती है, क्रेडिटर अपनी डिस्क्रिप्शन से किसी भी लोन अमाउंट के साथ उस पेमेंट को एडजस्ट कर सकता है। अब बताओ यहाँ पर समझदारी किसमें है, बी को 20,000 के लोन अमाउंट के साथ एडजस्टमेंट करनी चाहिए या 10,000 के साथ एडजस्टमेंट करनी चाहिए। तो सीधी बात है 10,000 के साथ एडजस्टमेंट पहले करने में ही समझदारी है, क्योंकि 20,000 वाला लोन तो थोड़ा बहुत सिक्योर्ड है, वो तो गारंटी पे है। अगर ए पैसा नहीं दे पाया तो सी से पैसा लिया जा सकता है, लेकिन 10,000 रुपीज के डूबने के चांस ज्यादा हैं, तो बी चाहेगा कि पहले इसकी रिकवरी हो जाए। तो बी ने जो है 6,000 रुपए एडजस्ट कर लिया टू द लोन ऑफ ₹10,000। तो अब इस 10,000 में से 6,000 रुपीज एडजस्ट हो गए, बैलेंस कितना रह गया 4,000। तो यहाँ पर क्रेडिटर अपनी मर्जी से अपने डिस्क्रिप्शन से किसी भी लोन अमाउंट के साथ डेटर की पेमेंट को एडजस्ट कर सकता है। तो समझ में आ गया। आगे देखते हैं, आगे कुछ बातें और लिखी है। द अमाउंट इन सच अ केस कैन बी अप्लाइड इवन टू अ डेट which has become time barred, however it cannot be applied to a disputed debt। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। आपको टाइम बार्ड डेट का मतलब पता है, 3 साल का लिमिटेशन एक्ट ने टाइम दिया हुआ है। जब क्रेडिटर डेटर को लोन देता है उस डेट से लेके अगले 3 साल तक क्रेडिटर उस लोन अमाउंट की रिकवरी के लिए कभी भी कोर्ट में केस डाल सकता है। लेकिन अगर 3 साल निकल जाते हैं उसके बावजूद डेटर ने क्रेडिटर को पैसा पे नहीं करा और क्रेडिटर ने उस 3 साल के अंदर अंदर एक बार भी कोर्ट में केस नहीं डाला अपने पैसे की रिकवरी के लिए, तो अब यहाँ पर क्रेडिटर डेटर से 3 साल के बाद पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा। आपका डेट जो है टाइम बार्ड हो गया, तो अब आप उस पैसे को वापस नहीं ले सकते। तो एग्जांपल देखो, ए हैज टेकन सेवरल लोन फ्रॉम बी। 1 जनवरी 2020 को ए ने बी से 15,000 रुपए का लोन लिया था। 5 फरवरी 2022 को ए ने बी से 12,000 का लोन लिया था। 15 मार्च 2023 को ए ने बी से 30,000 का लोन लिया था। तो 3 अलग अलग डेट पे 3 अलग अलग अमाउंट का लोन लिया है ए ने बी से। अब यहाँ पर 24/4/2024 कितना साल हो गया, पहला लोन अमाउंट दिए हुए 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 1 जनवरी 2020 को सबसे पहला लोन दिया था और लेट सपोज मान लो कि यहाँ पर बी ने जो है ए के खिलाफ इन 4 साल में एक बार भी कोर्ट में केस फाइल नहीं करा, यानी अपने पैसे को वापस लेने की कोशिश नहीं करी। तो उस केस में 24/4/2024 को ये पहला वाला लोन तो टाइम बार्ड डेट हो चुका है, अब इसकी रिकवरी नहीं हो सकती। अब 24 तारीख को क्या होता है कि ए जो है बी को 20,000 रुपए देके जाता है, लेकिन ये नहीं बताता कि इसको कौन से अमाउंट के साथ एडजस्ट करना है। अब बी सोचेगा कि यार ए ने तो मुझे बताया नहीं कौन से अमाउंट के साथ एडजस्ट करना है, एक काम करता हूं मैं इसको 2020 वाले लोन अमाउंट के साथ एडजस्ट कर लेता हूं। तो क्या बी ऐसा कर सकता है, क्या क्रेडिटर उस लोन अमाउंट के साथ इस पेमेंट को एडजस्ट कर सकता है जो लोन अमाउंट टाइम बाद डेट हो चुकी है? तो बिल्कुल, अगर डेटर ने कुछ भी नहीं बताया और क्रेडिटर को अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट करनी है तो उस केस में अगर क्रेडिटर चाहे तो टाइम बाद डेट के साथ भी एडजस्ट कर सकता है। तो बी ऐसा बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पर सेक्शन नंबर 60 इस बात को करने की परमिशन देता है। क्या लिखा गया है, द अमाउंट इन सच अ केस कैन बी अप्लाइड इवन टू अ डेट व्हिच हैज बिकम टाइम बार्ड। क्रेडिटर चाहे तो टाइम बार्ड डेट के ऊपर भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन किस चीज के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, डिस्प्यूटेड डेट के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। सपोज कोई ऐसा डेट है जिसके ऊपर डिस्प्यूट है, क्रेडिटर और डेटर के बीच आपस में डिस्प्यूट हो रखा है डेट के अमाउंट को लेकर, तो उस केस में जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उस अमाउंट के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। तो समझ में आ गया आपको सेक्शन नंबर 60। आप देखते हैं सेक्शन नंबर 61। सेक्शन नंबर 59 था हमारा, जहां पर डेटर ने क्रेडिटर को बता दिया साफ साफ कौन से
अमाउंट के साथ एडजस्टमेंट करनी है। सेक्शन नंबर 60 था जहां पर डेटर ने क्रेडिटर को कुछ नहीं बोला, क्रेडिटर ने अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट कर ली। अब आ गया हमारा सेक्शन नंबर 61 जहां पर डेटर ने कुछ नहीं बताया, डेटर ने पेमेंट करते समय कुछ भी इंडिकेट नहीं करा, इंटीमेट नहीं करा, और ना ही क्रेडिटर ने अपना दिमाग लगाया। क्रेडिटर अपना दिमाग भी नहीं लगा रहा, अपनी डिस्क्रिप्शन भी नहीं चला रहा, ना डेटर ने कुछ बताया ना क्रेडिटर ने कुछ करा। तो उस केस में सेक्शन नंबर 61 कहता है हम बताते हैं कौन से लोन अमाउंट के साथ एडजस्ट करा जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, The payment shall be applied in discharge of the debt in order of time। तो यहाँ पर क्या बोला कि जो पेमेंट है उस पेमेंट को ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। जो लोन पहले दिया गया था उस लोन अमाउंट के साथ पहले एडजस्ट करा जाएगा, और जो लोन बाद में दिया गया था उस लोन अमाउंट के साथ बाद में एडजस्ट करा जाएगा। आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, इफ द डेट आर ऑफ द सेम डेट द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनेटली। तो क्या बोला गया कि अगर मान लो एक ही सेम डेट पर दो अलग अलग अमाउंट का लोन लिया गया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनेटली। यहाँ पर प्रोपोर्शनेट करके पेमेंट को अप्लाइड कर दिया जाएगा। किस तरीके से करा जाएगा एग्जांपल से समझते हैं। ए हैज टेकन अ सेवरल लोन फ्रॉम बी। 1 जनवरी 2020 को 12,000 का लोन लिया था, 5 फरवरी को 18,000 का लोन लिया था, फिर दोबारा 5 फरवरी को 24,000 का लोन और लिया है। एक डेट पर दो लोन लिए जा रहे हैं और जनवरी 2024 को 35,000 का लोन लिया है। और आगे क्या बोला है, 24/4/2024 को पेमेंट करी जा रही है। मेक्स अ पेमेंट ऑफ 26,000 टू बी। तो यहाँ पर डेटर ने कुछ बताया, डेटर ने कुछ नहीं बताया कौन से अमाउंट के साथ एडजस्ट करना है। तो जब डेटर कुछ नहीं बताता तो उस केस में टाइम बाद डेट के साथ भी एडजस्टमेंट करी जा सकती है। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला वाला लोन है 2020 वाला, वो टाइम बाद डेट हो चुका है। 2024 में तो 2020 वाला लोन टाइम बाद डेट हो चुका है। तो क्या इस टाइम बाद डेट लोन के साथ एडजस्टमेंट करी जा सकती है? बिल्कुल करी जा सकती है, हमने देखा था ऊपर। तो वही सेम बात हमारी यहाँ पर भी लगेगी। यहाँ पर भी डेटर ने कुछ नहीं बताया कि कौन से लोन के साथ एडजस्ट करना है, तो उस केस में क्रेडिटर चाहे तो टाइम बाद डेट के साथ भी एडजस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारा तीसरा केस कहता है कि क्रेडिटर ने भी कुछ नहीं करा, क्रेडिटर ने भी अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट नहीं करी। तो अब इस केस में बी क्या करेगा, बी सबसे पहले टाइम के हिसाब से जो लोन सबसे पहले लिया गया था उसके साथ एडजस्टमेंट करना शुरू करेगा। सबसे पहले 1 जनवरी 2020 को लोन लिया गया था 12,000 का, तो ये 26,000 जो है इस 12,000 के साथ एडजस्ट होंगे। 26,000 में से 12,000 का लोन खत्म हो जाएगा। तो अब बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस अमाउंट बच गया 26 में से 12 गए 14,000 रुपए, 14,000 रुपए का बैलेंस बच गया। अब जो बैलेंस अमाउंट है उस बैलेंस अमाउंट को अगली डेट की पेमेंट के साथ एडजस्ट करना है। अगली डेट कौन सी है, 5/2/2022। कितना लोन लिया गया था, 18,000 का। अब इसी 5 तारीख को एक और लोन लिया है 24,000 का। तो सेम डेट पर दो लोन अमाउंट आ गए। अब इसमें से बताओ कि कौन से लोन अमाउंट के साथ एडजस्टमेंट होगी। तो हमें क्या बोला गया था ऊपर कि अगर सेम डेट पर दो लोन अमाउंट आ जाए तो उस केस में प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट कर लेना। दोनों ही अमाउंट के साथ प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर देखो मैंने करके दिखा रखा है। बैलेंस अमाउंट कितना है, 14,000। इस 14,000 को दोनों लोन अमाउंट के साथ प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट करना है। कैसे करा जाएगा, 5 तारीख को दो अलग अलग लोन थे, 18,000 का और 24,000 का। 18 और 24,000 का रेशियो निकालोगे तो निकलेगा 3:4। 3:4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इस 14,000 के बैलेंस अमाउंट को 3:4 में बांटना है। कैसे बांटेंगे, 3 + 4 कितना होगा, 7। तो यहाँ पर सबसे पहले 14,000 इंटू 3/7 6,000 रुपए आ गया, और फिर करेंगे 14,000 इंटू 4/7 8,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस 14,000 के अमाउंट को इस 18,000 और 24,000 के रेशियो में बांट दिया। तो यहाँ पर यही बोला गया था कि प्रोपोर्शनेट रेशियो में बांट देना। अब इस 14,000 का बैलेंस कैसे एडजस्ट होगा, 18,000 का प्रोपोर्शनेट आया 6,000 और 24,000 का प्रोपोर्शनेट आया 8,000। तो इस 18,000 में से 6,000 पहले एडजस्ट करा जाएगा। 18,000 में से 6,000 एडजस्ट होगा, बैलेंस रह जाएगा 12,000। और उसके बाद इस 24,000 में से 8,000 एडजस्ट करा जाएगा। 24 में से 8 कम हो जाएगा तो कितना रह जाएगा, 16,000। तो यहाँ पर हमारी प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट हो गई। 18,000 में से 6,000 की एडजस्टमेंट करी और 24,000 में से 8,000 की एडजस्टमेंट करी। तो समझ में आ गया आपको। तो ये हमारे तीनों सेक्शन कवर हो गए। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट दिया हुआ है नीचे, क्या बोला है, इफ द डेट्स इन्वॉल्व इंटरेस्ट अमाउंट इज फर्स्ट एडजस्ट टुवर्ड्स द इंटरेस्ट देन टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। तो ये एक कोर्ट केस का जजमेंट आया था जहां पर कोर्ट ने बोला था कि अगर किसी डेट के अंदर इंटरेस्ट अमाउंट इन्वॉल्व है तो सबसे पहले उस इंटरेस्ट अमाउंट के साथ एडजस्टमेंट करा जाएगा। उसके बाद कोई बैलेंस बचता है तो फिर वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ एडजस्ट करा जाएगा। एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज दो पार्टीज हैं, ए और बी। ए डेटर है, बी क्रेडिटर है। ए ने बी से दो अलग अलग लोन लिए हैं, एक 2,000 का, एक 5,000 का। और ये जो 2,000 रुपए वाला लोन है इसके ऊपर 500 रुपए का इंटरेस्ट अलग से है। यानी कितना पैसा पे करना है, 2,000 + 500 रुपए। अब ए जो है बी को 1,500 रुपए देता है, तो बी क्या करेगा, बी इस 1,500 रुपए को एडजस्ट करेगा किसके साथ, सबसे पहले वाले लोन अमाउंट के साथ, यानी 2,000 के साथ। 2,000 के साथ इंटरेस्ट भी है, तो एडजस्टमेंट किस तरीके से करी जाएगी, बी जो है सबसे पहले इस 1,500 में से 500 रुपए इंटरेस्ट के साथ एडजस्ट करेगा। उसके बाद 2,000 का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से 1,000 रुपए एडजस्ट करेगा। तो टोटल 1,500 रुपए खत्म हो गए। लेकिन पहले एडजस्टमेंट किसके साथ होगी, इंटरेस्ट अमाउंट के साथ। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आसान सा टॉपिक था लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप ध्यान से इसको करके जाना। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक।